अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग बहुत ही वजनी कोई चीज़ उठा के जा रहे हो और एक फिजिसिस्ट आपसे कहे कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आप कोई काम नहीं कर रहे, या आप लिख रहे हो और कोई फिजिसिस्ट आपसे कहे कि आप कोई काम नहीं कर रहे, तो कैसा लगेगा आपको। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्क एक्चुअली क्या है। ठीक है, वर्क की जो डेफिनेशन फिजिक्स में है उसमें और हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो वर्क को हम डिस्कस करते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। तो आज के हमारे इस टॉपिक की जो आउटलाइंस है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज वर्क। वर्क को डिफाइन करेंगे, हम वर्क को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, उसका यूनिट देखेंगे, वर्क क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद हम वर्क की मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन करेंगे, मैथमेटिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे वर्क के लिए। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। क्या वर्क और एनर्जी में कोई डिफरेंस है या नहीं है, और क्या रिलेशन है वर्क में और एनर्जी में। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्क में फोर्स का कांस्टेंट होना क्यों जरूरी है, और फिर एंड पे हम वर्क के कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 4 है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, उसके सिलेबस के मुताबिक ये वीडियो है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जनरली वर्क को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्क की डेफिनेशन से। बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्क की डेफिनेशन से। वर्क की डेफिनेशन को समझने के लिए हम यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। ठीक है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और इसको हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। हमने इस पर लगाई है फोर्स F। ठीक है, अब फोर्स F लगाने से ये यहां से डिस्प्लेस हुआ है और यहां एक नई पोजीशन पे पहुंच गया है। इसकी जो पहली पोजीशन थी वो x1 थी, और बाद वाली जो पोजीशन है वो x2 है। ठीक है, अब x1 और x2 के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो d है। इसका मतलब है कि फोर्स लगाने से हमारे ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो d है। अभी हम ये देखना चाहते हैं, हमारी कॉमन सेंस तो ये कहती है कि हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है ये डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में ही होना चाहिए, लेकिन फोर्स तो एंगल बना रही है थीटा, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो है अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्यों है, एक्स एक्सिस में क्यों है, ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में क्यों नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में भी हो सकता है और फोर्स की डायरेक्शन में नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में है। हमें डिस्प्लेसमेंट यहां पर नजर आ रहा है कि वो एक्स एक्सिस में है, लेकिन फोर्स एक्स एक्सिस में नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां हमारे पास फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं जी। ठीक है, एक तो फोर्स का कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये कंपोनेंट जो है फोर्स का ये होगा अलोंग एक्स एक्सिस, और इसी तरह से फोर्स का एक कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर आप गौर करें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये फोर्स के एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन में है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया, हमने फोर्स लगाया और हमारे ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। ठीक है, तो वर्क क्या है, जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है हमारे ऑब्जेक्ट ने मल्टीप्लाई बाय द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां डिस्प्लेसमेंट किस वजह से हुआ है हमें यह भी देखना होगा। ठीक है, वर्क के लिए यह भी जरूरी है कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स होनी चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो फोर्स को भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन फोर्स तो इस डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रही है, इसलिए हमने फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। तो हमने देखा कि फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। इसका मतलब है कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए फोर्स का एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स के एक्स कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो हमारे वर्क की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक वर्क क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ displacement and component of force and component of force along the direction of
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमारा वर्क क्या है? प्रोडक्ट है किस किस चीज का? डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम वर्क को यूं लिख सकते हैं, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और उसके साथ कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो है फोर्स का एक्स कंपोनेंट। तो इसलिए हमें यहां पर प्रोडक्ट में फोर्स का एक्स कंपोनेंट लिखा है। ठीक है, अब बच्चों जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा, एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा, और ये साथ में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है डी। ठीक है जी, तो इन दोनों को लिखा जा सकता है एफ डी कॉस थीटा। यहां पर हम फोर्स का भी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड, तो ये बन गया एफ डी कॉस थीटा। और आपको पता है कि एफ डी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट भी एफ का और डी का। सो वर्क क्या हुआ? वर्क हमारे पास हुआ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट है। और इसके अलावा हम वर्क को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क जो है एक्चुअली ये प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स के उस कंपोनेंट का जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। ठीक हो गया जी, तो ये हो गई वर्क की डेफिनेशन, और वर्क के लिए मैथमेटिकल एक रिलेशन हमने डेवलप कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं हम वर्क का यूनिट। बच्चों वर्क में दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास न्यूटन फोर्स है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। तो वर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी जूल से। ठीक है, तो वर्क का यूनिट क्या है? वर्क का यूनिट है जूल, और आपको पता है एनर्जी का यूनिट भी जूल है, वर्क का यूनिट भी जूल है, और जूल बराबर किसके है? जूल बराबर है न्यूटन मीटर के। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस करना था कि वर्क में फोर्स का कांस्टेंट होना क्यों जरूरी है। ठीक है, जब आप वर्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हम इस बात को देखते हैं कि हाउ लॉन्ग फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, कि कितने अरसे तक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगती रही। अब जितने अरसे तक फोर्स लगी उतने अरसे में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए यह चीज भी ध्यान में रखना जरूरी है कि आप जिस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इस पूरे इंटरवल में फोर्स का होना भी जरूरी है। साथ फोर्स होगी तो वर्क होगा। अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है फोर्स नहीं है, ठीक है, या अगर सिर्फ फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फिर वर्क नहीं होगा। अब जब आपने वर्क कैलकुलेट करना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है उस फोर्स को, ठीक है, और साथ में उस डिस्प्लेसमेंट को, जितने डिस्प्लेसमेंट तक फोर्स लगी। ठीक है, अब ये जितने डिस्प्लेसमेंट तक फोर्स लगी है उतने डिस्प्लेसमेंट में फोर्स अगर कांस्टेंट होगी तो ही आप मल्टीप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि फोर्स की जब आपने स्टार्ट किया तो फोर्स की वैल्यू डिफरेंट थी और बाद में फोर्स की वैल्यू डिफरेंट हो गई तो प्रोडक्ट में तो उसका आंसर सही नहीं आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि उस इंटरवल में, जिस भी इंटरवल में आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हो, चूंकि उस पूरे इंटरवल में फोर्स का प्रेजेंट होना, मौजूद होना जरूरी होता है, इसलिए हमें फोर्स का कांस्टेंट होना, हमारे लिए फोर्स का कांस्टेंट होना, ये फोर्स को कांस्टेंट रखना जरूरी है। ठीक है, किसी भी इंटरवल में जब आप वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे फोर्स क्या होनी चाहिए? फोर्स शुड बी कांस्टेंट। ठीक हो गया, तो ये हो गया कि फोर्स को कांस्टेंट क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहां पर फोर्स की डेफिनेशन को डिस्कस, सॉरी वर्क की डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने उसका यूनिट निकाला है, और फिर उसके बाद हमने बताया कि फोर्स कांस्टेंट क्यों होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। ठीक है बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क किया जाता है तो एक्चुअली वर्क करने का मतलब होता है आप उसे एनर्जी दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्प्रिंग है, जब आप उस स्प्रिंग को दबाते हो तो उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जो ही आप उसको छोड़ोगे तो वो स्प्रिंग उसी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करेगा और वो वापस आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो दूसरे लफ्जों में आप उसे एनर्जी दे रहे हैं। अब जो ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी कम हो रही होती है और जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क किया जा रहा होता है उसकी एनर्जी बढ़ रही होती है। दूसरे लफ्जों में आप यह भी कह सकते हो कि वर्क इज सिंपली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज सिंपली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी।
तो बच्चों वर्क क्या है? वर्क है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, एक्चुअली आप उसकी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं और या आप उसकी एनर्जी को कम कर रहे हैं। अब जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जा रहा है, ठीक है, उसकी एनर्जी बढ़ती है, और इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा होता है उसकी एनर्जी कम होती है, अगर आप एक कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर हैं। ठीक हो गया? तो ये हो गया जी व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी दो डिफरेंट चीजें नहीं हैं। वर्क एंड एनर्जी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम यूनिट्स हैं, सेम डायमेंशन है, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप वर्क को कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सिंपली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ये हो गया बच्चों रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। अब इसके बाद हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, ठीक है, कि वर्क मैक्सिमम कब होता है और वर्क जीरो कब होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो केस है उसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m और इस पर हमने फोर्स लगाई है। हमने फोर्स इस तरह से लगाई है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये हमारे पास सबसे पहला केस है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क क्या होगा। तो जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा है कि वर्क जो है, वर्क होता है एफ डी कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया बच्चों? अब इसमें हमें, आप गौर कर रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में। अगर ये एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल क्या बनेगा? जीरो। तो यहां पर हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डी कॉस ऑफ जीरो। और आपको पता है कॉस जीरो क्या होता है? 1 होता है। तो वर्क हमारे पास क्या आ गया? वर्क हमारे पास आ गया सिंपली एफ डी, वर्क हमारे पास आ गया सिंपली प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उस सूरत में वर्क मैक्सिमम होगा। और वर्क क्या होगा? सिंपली आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास वर्क निकल आएगा। इसके बाद हमारे पास है, अगर दो चीजें परपेंडिकुलर हों, ठीक है, मसलन आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 है। इसकी एग्जांपल ये है बच्चों, जब हम हाथ में कोई चीज़, फॉर एग्जांपल पानी की बाल्टी है, वो पकड़कर हम इस तरह से मूव कर रहे होते हैं तो हमारी जो फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन ये होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग एक्स एक्सिस। फोर्स हमारी अलोंग वाई एक्सिस है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एंगल क्या बन गया? 90 डिग्री। इसी तरह से अगर आप कोई चीज़ सर पे उठा के जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो फोर्स है वो वाई एक्सिस में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो एक्स एक्सिस में है। तो ऐसी सूरत में जो एंगल है वो क्या बनेगा? 90। तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो क्या आएगा? वर्क आएगा हमारे पास एफ डी कॉस 90 डिग्री, और ये आ जाएगा एफ डी कॉस 90 बच्चों क्या होता है? जीरो होता है। तो वर्क हमारे पास क्या आ गया? जीरो आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क जीरो होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे तो वर्क मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने वर्क डिस्कस किया, वर्क के कुछ हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस किए, और साथ में हमने देखा कि वर्क और एनर्जी के दरमियान रिलेशन क्या है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको वर्क को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।